Welcome to this lesson. So in today's session we are going to revise module A of rural banking quick revision. So in the next 40 to 50 minutes or 30 to 40 minutes you will be able to revise module A completely in the short period of time. So let's begin. सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो भारत का स्ट्रिक्टली ग्रोइंग पॉपुलेशन है। भारत का जो ईयरली पॉपुलेशन इंक्रीज है वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इक्विवेलेंट है। एसडीआई को यूज़ किया जाता है, आप लिविंग कंडीशन को मेजर करते हैं अलग अलग वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ने से लैंड पे प्रेशर होता है, एग्रीकल्चर पे प्रेशर होता है, जिस कारण से माइग्रेशन होता है अर्बन एरियाज़ में। भारत जो है चाइना को ओवरटेक करेगा और मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेगा 2030 तक। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट है भारत में। इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये घट रहा है, लेकिन दोस्तों इट स्टिल कंटिन्यूज़ टू ग्रो। फिर लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में 74.04% है एवरेज पे। केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 93.9%, बिहार का लोएस्ट है 63.82%। फीमेल लिटरेसी रेट जो है ओवर द ईयर बढ़ा है। कुछ स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरी ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हो किया लिटरेसी रेट में। दोस्तों इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इंडिया जीडीपी में दोस्तों ये ग्रो किया है मोर देन 10.2% ड्यूरिंग 2000 to 2001। फूड प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इज स्लाइटली लोअर देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अर्बनाइजेशन ने प्रेशर इंक्रीज़ किया है लार्ज सिटीज़ पे। दोस्तों प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया, तो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल नंबर 30, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 41, 45, 46, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल राइट है। फिर दोस्तों एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन, ये हमारा आर्टिकल 15, 16 और 46 में है, 15, 17 और 46 में है। अब क्या क्या मेजर्स लिया गया लिटरेसी स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, तो जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स एंड सपोर्ट्स, मिड डे मील स्कीम्स, समग्र शिक्षा प्रोग्राम, फिर दोस्तों अवेयरनेस कैंपेन, ये सभी मेजर्स लिए गए। उसके बाद 6 इकोनॉमिक सेंसस की बात करें तो ये था जनवरी 2013 से लेकर अप्रैल 2014 तक। कवरेज में सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दोस्तों सभी आते हैं एक्सेप्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड कंपलसरी सोशल सिक्योरिटी, ये सभी को छोड़कर। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में है नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें भारत में तो टोटल एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट है $45.36 मिलियन, रूरल नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट है 22.71 मिलियन, अर्बन नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट है 22.65 मिलियन। तो ये सब डेटा आपको दिया गया है। दोस्तों नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 108.41 मिलियन टोटल एम्प्लॉयमेंट है नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट में। फीमेल वर्कर 24.15 मिलियन, फीमेल वर्कर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट 22.28%। सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30.36 मिलियन वर्कर हैं, यानी 28% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। रिटेल ट्रेड में 25.08% है। एजुकेशन में 9.77% है। हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो टोटल हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम इस्टेब्लिशमेंट 18.73 लाख है। रूरल हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम इस्टेब्लिशमेंट 59.6% है। 5 टॉप 5 स्टेट की बात करें इन टर्म्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के टर्म्स में। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट इन हैंडीक्राफ्ट की बात करें टोटल एम्प्लॉयमेंट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर में 42 लाख है। रूरल इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट 52.67% है। वुमेन इंटरप्रेन्योर की बात करें तो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड इन रूरल एरिया 11.5%, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया 12.4%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CIB एंड यू वांट एनी नोट्स, यदि आपको दोस्तों कंसाइज नोट्स चाहिए, थ्योरी सभी चैप्टर के थ्योरी का कंसाइज नोट्स, यदि आपको दोस्तों प्रत्येक चैप्टर से 100 से 150 MCQs चाहिए, यदि आपको मॉक टेस्ट में अपियर होना है ताकि आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर पाएँ, यदि आपको दोस्तों इसके अलावा इफ़ यू नीड वीडियोज़, यदि आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक चीज़ का, तो दोस्तों आप हमारे प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे पास PDF वीडियोज़, मॉक टेस्ट, क्विक रिवीजन सेशन, सारा अवेलेबल कंटेंट है जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। So we have almost 2000 to 3000 MCQs which cover each and every aspect related to a particular subject. We have previous year questions in place. हमारे पास 3-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिसका आप हेल्प लेकर ये देख सकते हैं कि कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। सो इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ असिस्टेंट रिगार्डिंग CIB काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर shown on the screen. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो डेटा है हमारे पास वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट डेटा दैट वी हैव रिगार्डिंग। सो वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 25.51% है। वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ 25.51% as per population census 2011. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप 8.05 मिलियन एस्टेब्लिशमेंट रन बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। दोस्तों टोटल वर्कर इन वुमेन ऑन्ड एस्टेब्लिशमेंट में 13.48 मिलियन पर्सन विच इज़ 10.24% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर इंगेज इन इंडिया। स्टेट विथ हाई नंबर ऑफ वुमेन ऑन एस्टेब्लिशमेंट तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी स्टेट्स है जिसमें हाई नंबर ऑफ वुमेन ऑन एस्टेब्लिशमेंट है। टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग की बात करें तो ये 138.35 मिलियन से बढ़कर 146.45 मिलियन तक पहुँच गया। ऑपरेशन
ऑपरेशनल होल्डिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मार्जिनल को 68.5%, स्मॉल को 17.6%, सेमी मीडियम को 9.6%। दोस्तों फीमेल ऑपरेशनल होल्डर की बात करें तो ये 2010-11 में 12.79% था, जो कि बढ़कर 2015-16 में 13.96% हो गया। पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डर की बात करें तो मार्जिनल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है, यानी 72% है। उसके बाद स्मॉल कैटेगरी में 17% है, सेमी मीडियम कैटेगरी में 8.1% है। फुल्ली लीज इन होल्डिंग की बात करें तो ये दोस्तों टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग का 0.36% है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया दोस्तों 193.76 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 191.76 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गया। नेट सोन एरिया मार्जिनली बढ़ा है 88.5% से लेकर 88.7%। नेट इरीगेटेड एरिया दोस्तों 45.7% से बढ़कर 48.7% तक पहुंचा है। क्रॉस इरीगेटेड एरिया भी बढ़ा है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी स्टैटिक रहा है। परसेंटेज शेयर ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप में भी दोस्तों आप देख सकते हैं डेटा। एसडीआई बेसिकली एक समरी मेजर होता है, एवरेज अचीवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों उसके बाद एसडीआई बेसिकली एक कंपोजिट इंडेक्स होता है जो कि कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करता है बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम। इंडिया का जो रैंक है वो 131 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ इन एसडीआई इंडेक्स रैंकिंग। एसडीआई इनइक्वालिटीज़, पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दोस्तों जीडीआई की बात करें, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये जेंडर गैप को मेज़र करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इसमें डिस्पैरिटी को अकाउंट करता है वुमेन और मेन के बीच में। ये एसडीआई जैसा ही सेम इंडिकेटर को यूज़ करता है। जीडीआई रेशियो होता है फीमेल एसडीआई टू मेल एसडीआई। दोस्तों हेल्थ की बात करें, हेल्थ एक ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि हेल्थियर और मोर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के कारण हेल्थ सेक्टर में चैलेंज क्या क्या है? लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस कवरिंग और मॉर्बिडिटीज़, सप्लाई साइड डेफिशिएंसी एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ, ठीक है। राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये सभी कुछ स्कीम्स हैं। दोस्तों नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी लेप्रोसी को अर्ली डिटेक्ट कीजिए, एक्टिव सर्वेलेंस होगा। मिशन इंद्रधनुष, ये इम्यूनाइजेशन कवरेज को इम्प्रूव करता है, खासकर अनवैक्सीनेटेड और पार्सली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन को। नेशनल मिशन हेल्थ प्रोग्राम, ये इंश्योर करता है कि मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर का अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो। पल्स पोलियो जानते ही हैं आप, PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये करेक्ट करता है रीजनल इम्बैलेंस को हेल्थ केयर में और मेडिकल एजुकेशन को इन्हांस करता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये अवेयरनेस रेज करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको यूज एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICTS बोलते हैं, ये न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता है, हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करता है जो भी चिल्ड्रन 0 से लेकर 6 साल के होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा पुअर को और उनके फैमिलीज़ को। न्यूट्रिशन, एजुकेशन, रूरल। अब यूनिट 2 पे आते हैं दोस्तों। यूनिट 2 में दोस्तों मैरिज में आप देखिए माइग्रेशन ट्रेंड कितना हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में कितना माइग्रेशन ट्रेंड है, एजुकेशन में, लैक ऑफ सिक्योरिटीज़ में, पुल एंड पुश फैक्टर्स में। तो देखिए एस्पेक्ट ऑफ रूरल सेक्टर, जैसे माइग्रेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, किस लिए? फैमिली, किनशिप, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, फिर इंटरेक्शन थ्रू मार्केट, फेयर्स, रीजनल एक्टिविटीज़ एंड सोशल फंक्शन। यहाँ पे इससे कारण क्या हुआ कि हमारा जो एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, सोशियो कल्चर वैल्यूज़ का स्प्रेड हुआ, विलेज एक कॉन्फ्लिक्ट का एरेना बन गया विद ट्रेडिशनल मैकेनिज्म ऑफ रिजोल्यूशन। फिर दोस्तों कास्ट स्ट्रक्चर विद इंटर जातीय रिलेशन एंड फैक्शनल पॉलिसीज़। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक हायरार्की इन रूरल एरिया, तो जो एक टिपिकल विलेज है उसके अंदर कुछ लैंड ऑर्डर होते थे टॉप पे, उसके बाद मिडिल क्लास स्मॉल फार्मर आर्टिसन होते थे और फिर मेजोरिटी ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर होते थे। लोकल इंस्टीट्यूशन रूरल एरिया, तो जो मेनली मेजर लोकल इंस्टीट्यूशन रूरल एरिया में ग्राम पंचायत है, विलेज काउंसिल और प्राइमरी PSCS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, जबकि क्रेडिट सोसाइटी एग्रीकल्चर क्रेडिट से डील करती है। पंचायती राज एक 3 टियर स्ट्रक्चर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसका एम है कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप करें डिस्ट्रिक्ट में, जोन में, विलेज में। इसको इस्टेब्लिश किया गया सभी स्टेट में एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम एज वेल एज सर्टेन अदर स्टेट्स। दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ पंचायती सिस्टम इन इंडिया, तो पंचायती सिस्टम का रूट है एंशिएंट इंडिया में, जहाँ पे विलेज पंचायत एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फॉरेन डोमिनेशन और सोशो इकोनॉमिक चेंजेस अंडरमाइन किए इनकी इंपॉर्टेंस को। दोस्तों कमिटीज़ की बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी अपॉइंट किया गया ताकि रिकमेंडेशन कर सके पंचायती राज सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन का। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 का, और पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है पंचायती राज सिस्टम से, इसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया, उनके एस्टेब्लिशमेंट को मैंडेट किया।
स्टेट्स में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एक्ट ने इंपॉर्टेंट फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे ग्राम सभा का इस्टेब्लिशमेंट है, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर मेंबर एंड चेयरपर्सन, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC, ST एंड वुमेन। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ स्टडी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों इंडिया अकाउंट फॉर 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद 2.4% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिक एरिया। दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है एनुअल रेट्स 1.23% है और भारत का जो ग्रोथ है वो 1.30% है। फिर दोस्तों SDI जो कि UNDP डेवलप करती है, इसे यूज़ किया जाता है कि आप लिविंग कंडीशन को मेजर कर सकते हैं, वेलबींग को मेजर कर सकते हैं एक डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पॉपुलेशन में। दोस्तों बात करें अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन की, तो पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ना लैंड पे और एग्रीकल्चर पे, इस कारण से माइग्रेशन होता है, कहाँ से रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। दोस्तों भारत ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट विटनेस किया है डीलिंग विद डिजीजेज, मानसून चेंज एंड कंट्रोल ऑफ मोर्टेलिटी। इंडिया और चाइना दोस्तों ऑलरेडी बाइलिंगुअल बिलियनियर क्लब का पार्ट है, क्योंकि उनके लार्ज पॉपुलेशन के कारण। दोस्तों कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रूरल सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं या स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले चेंज रूरल स्ट्रक्चर एंड अफेक्टेड बॉन्ड ऑफ द फैमिलीज, किनशिप एंड कास्ट। फिर दोस्तों स्पिरिट ऑफ एजुकेशन एंड न्यू सोशियो कल्चर वैल्यूज, इट बॉट अबाउट चेंजेस इन द फॉर्चून ऑफ फैमिली एंड कास्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि लोकल इंस्टीट्यूशन रूरल एरिया में क्या है, ग्राम पंचायत, उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर दोस्तों पंचायती राज सिस्टम का इवोल्यूशन बताया जा रहा है। कमिटीज़ कौन कौन से हैं, जैसे देखिए एक बलवंत राय मेहता कमेटी है, इसने रिकमेंड किया 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को और फोकस ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अशोक मेहता कमेटी इन्होंने 2 टियर सिस्टम को रिकमेंड किया, टैक्सेशन पावर एंड पैसेज ऑन जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। GVK राव कमेटी ने जिला परिषद को इम्फेसाइज किया की वर्डी के रूप में, इन्होंने स्पेसिफिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे पैसेज दिया। LM सिंघवी कमेटी ने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन को, विलेज रिकॉग्निशन को एंड मोर फाइनेंस फॉर ग्राम पंचायत। सो ऑल आस्पेक्ट हैव बीन कवर्ड हियर। आप इस क्विक रिवीजन सेशन वीडियो का हेल्प लेकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो इसमें पार्ट 9 जो रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पंचायत जो रिलेटेड था, इसने आर्टिकल नंबर 40 को सेफ प्रोवाइड किया, जो कि डायरेक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन और एम्पावरमेंट ऑफ विलेज पंचायत को। इसने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया। सेलेंट फीचर क्या है, ग्राम सभा प्राइमरी बॉडी है पंचायती राज सिस्टम का, 3 टियर सिस्टम विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल को लाया गया। सीट को रिजर्व किया गया SC ST वुमेन के लिए। 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ऑल लेवल ऑफ पंचायत। स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। पेशा एक्ट दोस्तों पार्ट 9 को एक्सटेंड किया शेड्यूल एरिया के लिए कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। इसका एम है कि सेल्फ रूल को प्रोवाइड करें ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, उनके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करें। मल्टी लेवल फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक बेस की बात करें तो इसने डेमोक्रेटिक बेस को वाइडन किया, इंडियन पॉलिटी के डेमोक्रेटिक बेस को वाइडन किया। गवर्नेंस और इशूज़ को रिडेसल को लाया ग्रास रूट लेवल पे। ग्राम पंचायत की ड्यूटीज़ होती है कि वो डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को, सुपरवाइज करेगा प्राइमरी स्कूल और वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लास। ये एजेंट के रूप में काम करता है पंचायत समिति का, ताकि डेवलपमेंट स्कीम को एग्जीक्यूट करवा सके। पंचायती राज पंचायत समिति इंटरमीडिएट टियर की बात करें तो इसे पंचायत समिति भी कहा जाता है। जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंसिव होता है ब्लॉक या तालुका से, इसके अंदर सरपंच या दूसरे मेंबर्स होते हैं। दोस्तों पंचायती राज बजट की बात करें, ये प्लान प्रिपेयर करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर के लिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, तो इसको लॉन्च किया गया ताकि डेवलप कर सके, स्ट्रेंथन कर सके पंचायती राज PRI के कैपेसिटी को। दोस्तों इसका एम है कि पार्टिसिपेटरी प्लान प्रिपेयर करना, टेक्नोलॉजी लीवरेज करना। दोस्तों इसलिए इनकॉर्पोरेट करता है SDG के प्रिंसिपल को, प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। मिशन अंत्योदय इसको इनिशिएट किया गया ताकि 1 करोड़ हाउस होल्ड को पॉवर्टी से बाहर लाया जा सके और 50,000 ग्राम पंचायत पॉवर्टी फ्री बनाया जा सके। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस टाइप, इफ यू थिंक दिस थिंग इज यूजफुल फॉर यू, काइंडली लाइक द लेक्चर। दिस विल हेल्प दिस वीडियो टू रीच आउट टू द मोर पीपल। ओके, यदि आप चाहते हैं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें, इससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी, वो भी हेल्प ले पाएंगे इस तरह के क्विक रिवीजन सेशन का, क्विकली रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों को। दोस्तों ये हमारा जो मिशन अंत्योदय है, इसमें क्या हुआ, बेनिफिट का कन्वर्जेंस हुआ मिशन अंत्योदय से और RGSA से, ताकि मैक्सिमाइज कर सके बेनिफिट फॉर ग्राम पंचायत रूरल पॉपुलेशन। दोस्तों NIRD होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है और रूरल पुअर के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, एड्रेस करती है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट नीड को। NIRD और PR का फंक्शन क्या है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, रिसर्च को अंडरटेक करती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग को समझती है, एनालाइज करती है, प्रपोज करती है सॉल्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग। यूनिट 3 की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन और इकोनॉमिक लाइफ, तो जो रूरल पीपल का इकोनॉमिक लाइफ है वो एग्रीकल्चर पे सेंटर्ड है। दोस्तों एग्रीकल्चर एंड अलग एक्टिविटी की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, इसमें 33% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों GDP और GVA की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रेट डिक्लाइन
एक ग्रोथ रेट में कुछ डिक्लाइन दिखा है रिसेंट ईयर में, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक शटडाउन के कारण, डोमेस्टिक फैक्टर के कारण एग्रीकल्चर रेजिलेंट रहा, लेकिन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ने स्लो डाउन फेस किया। रूरल मनी मार्केट की बात करें तो 60% इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और उसका जो फॉर्मल फाइनेंस है ये क्रूशियल है हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर इज रूरल एरिया, इसके अंदर कमर्शियल बैंक, आरआरबीएस, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। कमर्शियल बैंक का सिग्निफिकेंट रूरल प्रेजेंस है। दोस्तों इंस्टीट्यूशनल वैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करें तो बैंकिंग आउटलेट बढ़ने के बावजूद एक सिग्निफिकेंट पर्सन ऑफ रूरल हाउस होल्ड अभी भी मनी लेंडर से बोरो करता है पैसा, और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। So friends, let's see the next point here. So the next point that we have, basically आप देखिए रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या डिफरेंस है ये बताया जा रहा है। सो जस्ट इट इज़ डेटा पॉइंट, डेटा रिलेटेड पॉइंट, आई थिंक इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि कितना एवरेज अमाउंट ऑफ डेट है रूरल हाउस होल्ड में, अर्बन हाउस होल्ड में, फिर शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश डेट फ्रॉम क्रेडिट एजेंसीज। तो ये सभी डेटाज हैं। आई थिंक यू कैन स्किप दिस थिंग ना। देखिए कुछ कमिटीज़, एक्सपर्ट कमेटी की बात करते हैं। तो दोस्तों एक है हमारा दांडेकर और एनराथ कमेटी। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी लाइन जो है डिराइव किया जाएगा एक्सपेंडिचर से, जो कि 2250 कैलोरी पर डे प्रोवाइड करती है। फिर दोस्तों वाईजी अलग टास्क फोर्स, इसने कंस्ट्रक्ट किया प्रॉपर्टी लाइन को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, और इसने इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया। फिर दोस्तों डीटी लगदावाला टास्क फोर्स, तो बेसिकली इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पे। स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट किया गया और अपडेट किया गया CPIW इन अर्बन एरिया एंड CPIL इन रूरल एरिया। Friends, if you require rural banking videos, rural banking mock tests, rural banking PDF, rural banking per chapter, we have 150 to 200 MCQs which cover each and every aspect of rural banking previous year question. Then feel free to WhatsApp me on number shown on the screen. दोस्तों फिर है हमारा एक्सपर्ट ग्रुप जो कि चेयर किया गया सुरेश तेंदुलकर के द्वारा। इन्होंने कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन से शिफ्ट होकर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अप्रोच पे इन्होंने लाया। इन्होंने नया पॉवर्टी लाइन को कंप्यूट किया रूरल और अर्बन एरिया के लिए प्रत्येक स्टेट का बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट। दोस्तों फिर इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने प्राइवेट एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन पे। इन्होंने एक नया मेथड रिकमेंड किया पॉवर्टी लाइन को अपडेट करने का बेस्ड ऑन चेंजेस इन प्राइसेस एंड कंजम्पशन पैटर्न। दोस्तों रंगाराजन कमेटी 2012 में इन्होंने लार्ज हाउस होल्ड सर्वे किया गया CMI के द्वारा, और इन्होंने इनेबिलिटी को कंसिडर किया कि हम एक क्राइटेरिया को सेव कर सके फॉर पॉवर्टी। दे रिवर्टेड टू सेपरेट ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट। इन्होंने फूड कंपोनेंट डिराइव किया पॉवर्टी लाइन बास्केट का बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस सेटिस्फैक्शन ऑफ कैलोरी, प्रोटीन एंड फैट नॉर्म्स। दोस्तों इन्होंने NSSO प्रिपेयर किया। NSSO क्या है दोस्तों? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने NSSO के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट को प्रीफर किया ओवर NAS एस्टिमेट। फिर दोस्तों हमारा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया, रंगाराजन के द्वारा लीड किया गया, ताकि उन्होंने पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करें, एस्टिमेट करें प्रॉपर्टी को भारत में। जो एक्सपर्ट ग्रुप है इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड अप्रोच को यूज़ किया ताकि पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन कर सकें। जो पॉवर्टी लाइन था वो सेट किया गया एक एक्सपेंडिचर के लेवल पे, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंसिडर्ड कैलोरी इनटेक और नॉन फूड एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करे। एक्सपर्ट ग्रुप ने डेटा यूज़ किया NSSO के द्वारा ताकि पॉवर्टी को एस्टिमेट कर सके, कंसीडर करें मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यानी MRP और मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड यानी MMRP कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा। MMRP के डेटा को कंसीडर किया गया ज़्यादा प्रिसाइज देन MRP डेटा, और जो पॉवर्टी एस्टिमेट डिराइव किया गया MMRP डेटा से वो रिमार्केबली क्लोज था डोज डिराइव फ्रॉम NSSO डेटा। दोस्तों फिर है जो पॉवर्टी लाइन, ये मैं आपको बताया ही कि जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया गया एक्सपर्ट ग्रुप रंगाराजन का वो हायर था देन दोज ऑन बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप तेंदुलकर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, क्योंकि वो MRP से शिफ्ट होकर MMRP डेटा पे आए थे। स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन को डिराइव किया गया नेशनल रूरल और अर्बन पॉवर्टी लाइन से यूजिंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ कंजप्शन ऑब्जर्व इन NSSO कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। जो एक्सपर्ट ग्रुप रंगाराजन था इन्होंने एस्टिमेट किया कि दोस्तों रूरल पॉपुलेशन का 30.9% और अर्बन पॉपुलेशन का 26.4% जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे है 2011-12 में। दोस्तों जो पॉवर्टी रेशियो था वो डिक्लाइन हुआ, पहले था 39.6% घट के 30.9% हो गया रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में भी ये घटा। एक्सपर्ट ग्रुप यानी रंगाराजन ने रिकमेंड किया कि हम पॉवर्टी लाइन को अपडेट करेंगे फ्यूचर में फिशर इंडेक्स के माध्यम से, और उन्होंने सजेस्ट किया कि करंट प्रैक्टिस को यूज़ करें ताकि रिलाई कर सके यूनिट वैल्यू फ्रॉम द NSSO कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। चलिए अब यूनिट 4 को हम लोग क्विकली डिवाइस करते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स सी द नेक्स्ट यूनिट दैट वी हैव, importance of infrastructure, right?
सो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। इसके अंदर फैसिलिटीज़ आते हैं जैसे क्रेडिट, पावर, रोड, मार्केट, इक्विपमेंट, स्किल, मैन पावर, बैंकिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। दोस्तों फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें भारत में तो रोड, रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्टेशन, सी पोर्ट, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ में। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की बात करें तो कुछ इंप्रूवमेंट के बावजूद सिग्निफिकेंट गैप है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर में। दोस्तों फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि एग्रीकल्चर को रिफॉर्म कर सके, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का, मैसिव इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू NIIP यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से, पावर सेक्टर का सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि कोर सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने ग्रोथ एक्सपीरियंस किया प्रोडक्शन में एक्सेप्ट फॉर क्रूड ऑयल। दोस्तों कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट इन इंडिया, तो मार्केट टर्नओवर है $6.5 बिलियन इन 2020 डिस्पाइट द पैंडेमिक। रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इन डैम सेफ्टी, रोड कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। फिर दोस्तों ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड क्रूशियल है मार्केट एक्सपेंशन के लिए, गुड्स के मूवमेंट के लिए और रिमोट एरिया के डेवलपमेंट के लिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट हाईवे को कंस्ट्रक्ट करे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को कंस्ट्रक्ट करे। रूरल रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है बहुत सारी स्कीम के माध्यम से, जैसे मिनिमम नीड प्रोग्राम, फिर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फिर दोस्तों कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर एक हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसको लॉन्च किया गया ताकि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें सारे एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन को रूरल एरिया में। जो मिनिमम पॉपुलेशन क्राइटेरिया है 500 है प्लेन्स में, 250+ है हिल स्टेट में। PMGSY 2 को लॉन्च किया गया ताकि एग्जिस्टिंग रूरल रोड को अपग्रेड कर सकें। टोटल ऑफ 1.7 लाख हैबिटेशन को कवर किया गया, डाटा 2021 की है। फिर दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसने इम्प्लीमेंट किया गया फरवरी 2006 से लेकर ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके रूरल एरिया में। ये 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट पर फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड करती है रूरल हाउस होल्ड को। एग्रीकल्चर मार्केट में दोस्तों कॉम्पिटिटिव और वेल फंक्शनल मार्केट जरूरी होती है फार्मर को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ट्रेडिशनल ऑप्शन फॉर सेलिंग प्रोड्यूस, विलेज ट्रेडर्स, विलेज मार्केट एंड मंडीज़। गवर्नमेंट प्रोग्राम का एम है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम प्रोवाइड करें, इंटरमीडिएटरी को रिड्यूस करें और प्राइवेट सेक्टर को इन्हांस करें। दोस्तों इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंडक्ट रिसर्च ऑन मार्केट प्रोग्राम। NAM दोस्तों NAM है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया। एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये लिंक करता है 1000 मार्केट को 18 स्टेट से। बेनिफिट है फ्री सॉफ्टवेयर, कंप्लीट ट्रेड इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम अराइवल, रिकॉर्डिंग, प्राइस एनालिसिस, ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग। दोस्तों मॉडल APMC एक्ट 2017 ये सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी प्रोवाइड करता है। ये सजेस्ट करता है एवोल्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट एरिया। इसका एम है दोस्तों फार्म इनकम को डबल करना 2022 तक। एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया। ये स्टेट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है ऑन ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस एंड रिफॉर्म सोर्स। महाराष्ट्र दोस्तों इस इम्प्लीमेंटेशन में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पे है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी नोटिफाइड किया गया अगस्त 2006 में। DDU-GJY इसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2014 में। दोस्तों कंपोनेंट है फीडर सेपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। फाइनेंशियल आउटले है 82,300 करोड़। फिर दोस्तों डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसका एम है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें 2.5 लाख इंडियन विलेजेस को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन इंप्रूव करना, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना, वाटर को कंजर्व करना एग्रीकल्चर में। दोस्तों प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, गवर्नमेंट का एफर्ट है कि वो क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉ लेट्स रिवाइज यूनिट नंबर 5। तो इसमें देखिए स्मॉल साइज ग्रुप की बात की जा रही है। नंबर ऑफ हाउस होल्डिंग मार्जिनल अप टू 1 हेक्टेयर, स्मॉल यानी 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक, सेमी मीडियम यानी 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक, मीडियम यानी 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक, लार्ज मतलब कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि 2005-2006 में कितना था, 2010-2011 में कितना था, 2015-2016 में कितना था। दोस्तों ये था हमारा नंबर ऑफ होल्डिंग। और ऑपरेटिंग होल्डिंग देखिए ऑपरेटिंग एरिया कितना है। तो नंबर ऑफ होल्डिंग में से कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि ऑपरेटेड होगा, राइट। तो उसके बाद एवरेज साइड ऑफ होल्डिंग का डेटा आप यहाँ देख सकते हैं। लैंड होल्डिंग की बात करें तो टोटल ऑपरेटिंग होल्डिंग का 68% मार्जिनल कैटेगरी में है। फिर दोस्तों मार्जिनल फार्मर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल ऑपरेटिंग होल्डिंग का 24%। लैंड और लेबर मेन फैक्टर है प्रोडक्शन का, विद सिग्निफिकेंट यूज ऑफ फैमिली लेबर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर घट रहा है, सेमी सब्सिस्टेंस या सेमी कमर्शियल एग्रीकल्चर बढ़ रहा है।
रिस्क ऑरिजिनेट होता है नेचुरल, इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर से। नेचुरल रिस्क के अंदर क्लाइमेट, डिजीज और पेस्ट आता है। इकोनॉमिक के अंदर अनसर्टेन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आते हैं। सोशियो पॉलिटिकल रिस्क राइज होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण। दोस्तों बात करें, एग्रीकल्चर लैंड घटा है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा है। बहुत सारे प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए गए सॉइल कंजर्वेशन के लिए। दोस्तों क्रॉप एरिया का 50% ही इरीगेटेड है। फिर दोस्तों इंडिया का डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न है, मल्टीपल क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम है। लाइव स्टॉक सेक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इनकम जनरेशन में। डिमांड बढ़ना मिल्क, मीट, एग का फिश की डाइटरी चेंज के कारण। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों एग्रीकल्चर का जो शेयर है नेशनल इनकम में ये डिक्लाइन हुआ है क्योंकि इकोनॉमी डेवलप हुआ है, लेकिन अभी भी वाइटल रोल प्ले करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है दूसरे सेक्टर को। एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते हैं। एग्रीकल्चर लेबर ट्रांसफर किया जाता है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को, बिना सिग्निफिकेंटली इफेक्ट किए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों मेजर मार्केट के रूप में सर्व करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। फार्मर का जो स्पेंडिंग है कंज्यूमर गुड और एग्रीकल्चर इनपुट का, ये कंट्रीब्यूट करता है सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। So friends, let's talk about agriculture laborer. Agriculture labor, low labor productivity in agriculture, underemployment and deteriorating economic condition, non-farm sector activities as a solution. एग्रीकल्चर कैपिटल के अंदर लाइव स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग आता है। वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल आता है। दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप का रोल है कोऑर्डिनेट करने में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करने में। फिर दोस्तों रिसोर्स प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉल्यूम, नेचर और लोकेशन को अफेक्ट करता है। दोस्तों सीड्स एज ए क्रिटिकल इनपुट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अदर इनपुट, डेवलपमेंट इन द सीड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। दोस्तों बात करें सीड प्रोडक्शन की तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इंप्लीमेंट किया कि स्कीम को, ताकि क्वालिटी सीड को प्रोवाइड कर सके फार्मर को। केमिकल फर्टिलाइजर्स ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, लेकिन यदि फर्टिलाइजर का इम्बैलेंस यूज होगा इस कारण से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटेगा। सो फ्रेंड्स, यदि की कंस्टेंट की बात करें एग्रीकल्चर में, सो व्हाट आर द की कंस्टेंट इन एग्रीकल्चर, जैसे कि लैंड ऑनरशिप, ऑपरेशन, कैपिटल, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च एंड एक्सटेंशन, ये सभी कंस्टेंट है डेवलपमेंट में। फिर दोस्तों लैंड रिफॉर्म, लैंड फ्रेगमेंटेशन और कैपिटल फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर की बात करें तो लैंड रिफॉर्म का एम है कि हम प्रोडक्शन के मोड को चेंज करें, सोशल क्लास को चेंज करें। लैंड फ्रेगमेंटेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि आप एक लैंड को डिवाइड कर रहे हैं छोटे और फ्रेगमेंटेड प्लॉट में। कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर जरूरी है ग्रोथ, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए। लैंड रिफॉर्म फैसिलिटेट करता है स्केस। सो फ्रेंड्स, लैंड रिफॉर्म, लेट्स टॉक अबाउट लैंड रिफॉर्म। So it facilitate rational use of scarce land resource, land fragmentation यानी डिक्लाइनिंग पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर के अंदर प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट आता है। भारत में दोस्तों टोटल लैंड का हाई परसेंटेज अंडर कल्टिवेशन है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लैंड फ्रेगमेंटेशन में दोस्तों डिक्रीज एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबिलिटी ओवर टाइम। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हुआ है 18.2% से 13.7%। लैंड रिफॉर्म के अंदर एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग फिक्सेशन आते हैं। दोस्तों टेनेंसी रिफॉर्म लेजिस्लेशन इनेक्ट किया गया ताकि टेनेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके। फिर दोस्तों मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट का प्रपोज किया गया ताकि लीगलाइज कर सके लैंड लीजिंग फॉर एग्रीकल्चर एफिशिएंसीज। फ्रेंड्स बात करें लैंड रिफॉर्म का एम होता है रैशनल यूज ऑफ स्केर्स लैंड रिसोर्स and can change mode of production and land tenure. इंडिया का हाई परसेंटेज है लैंड अंडर कल्टिवेशन एज कम्पेयर टू मेनी कंट्री। लैंड रिफॉर्म के अंदर आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। ओके, सो नाउ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो फार्मिंग मेथड में दोस्तों फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर ये मीन्स बेस्ड इंडिकेटर है, इफेक्ट बेस्ड इंडिकेटर है, CO2 इमिशन, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर में सॉइल, वाटर, एयर, एनिमल एंड सॉइल वैरायटी, पीपल, प्लांट एंड पीपल, फूड, ये सभी दोस्तों मीन्स बेस्ड इंडिकेटर है। इफेक्ट बेस्ड इंडिकेटर की बात करें क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, डेड जोन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इरिगेशन की बात करें तो चेंजेस इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर, अल्टर्ड हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन। यदि हम इफेक्ट बेस्ड इंडिकेटर की बात करें तो डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड एक्यूफर्स, ओवर इरिगेशन, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मिटी, वाटर पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड की बात करें तो इफेक्ट्स ऑन नॉन टारगेट स्पीसीज, रन ऑफ इनटू एक्वेटिक एनवायरनमेंट, स्प्रेड थ्रू विंड। ये दोस्तों हमारा मीन्स बेस्ड इंडिकेटर है। इफेक्ट बेस्ड इंडिकेटर है इम्पैक्ट ऑन पेस्ट रेसिस्टेंट, इफेक्ट ऑन अदर स्पीसीज। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कंडीशन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड। सो फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज जो है एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ग्लेशियर रन ऑफ के माध्यम से। ये काउज करता है दोस्तों इट कैन शिफ्ट सुटेबल ग्रोइंग जोन फॉर क्रॉप लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉस। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये इंडिया एक्शन को गाइड करती है ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके। नाबार्ड पार्टिसिपेट करती है क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रोजेक्ट भारत में। इंडिया का एम है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ा दें $40 बिलियन से $100 बिलियन, जिस कारण से जॉब क्रिएशन होगा। स्टेट लेड क्रॉप वैल्यू चेन क्लस्टर एंड एक्सपोर्ट प्लांट आर प्रपोज्ड विद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट।
दोस्तों क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव किया जाता है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कंसिडरेशन के द्वारा। डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, मार्केट एक्सेस एंड रिस्क मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। दोस्तों क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉप चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं? रिसोर्सेज रिलेटेड फैक्टर में इरीगेशन, रेनफॉल, सॉइल फर्टिलिटी। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैक्टर में सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, मार्केटिंग एंड स्टोरेज, प्रोसेसिंग। हाउस होल्ड रिलेटेड फैक्टर में फूड एंड वाटर सेल्फ सफिशिएंसी। प्राइस रिलेटेड फैक्टर में इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस, स्टेट पॉलिसीज। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैक्टर में फार्म साइज, टेनेंसी एग्रीमेंट, रिसर्च, एक्सटेंशन, मार्केटिंग, रेगुलेटरी पॉलिसीज। दोस्तों क्या हाउ चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स? तो इंडियन एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है इकोनॉमिक फैक्टर के कारण, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मार्केट पेनिट्रेट हो रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एम है कि हम एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट और पल्सेस को बढ़ाएं ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। टारगेट सेट किया जा रहा है एडिशनल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए और ड्यूरिंग डिफरेंट प्लान पीरियड। वैल्यू चेन इन इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो वैल्यू चेन के अंदर दोस्तों मल्टीपल चैनल्स होते हैं, मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, प्रोडक्शन से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक। एफर्ट का फोकस होता है कि हम टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल और एग्रीगेशन नियर फार्म को इम्प्रूव करें। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है हमारा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एरिया एलोकेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि रिसोर्स रिलेटेड होता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, हाउस होल्ड, मैंने आपको पहले ही बताया। NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसको लॉन्च किया गया 2007 में ताकि राइस, व्हीट और पल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। इसने टारगेटेड प्रोडक्शन को अचीव किया ड्यूरिंग 12-50 ईयर प्लान। दोस्तों वैल्यू चेन इन इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो वैल्यू चेन के अंदर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग होता है सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। जो ट्रेडिशनल वैल्यू चेन एग्जिस्ट होता है शुगर, मिल्क, ऑयल सीड, कॉटन, रबर, कॉफ़ी, टी और दूसरे प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन मॉडल की बात करें ABC का भारत में तो 4 मॉडल है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का भारत में। वो है फार्मर प्रोड्यूसर ड्रिवन, बायर ड्रिवन, फैसिलिटेटर ड्रिवन और इंटीग्रेटेड ABC। प्रत्येक मॉडल का स्पेसिफिक ड्राइवर है ऑर्गेनाइजेशन का और रैशनली है, जैसे एग्रीगेशन फॉर इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मार्केट एक्सेस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड वैल्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेंट। दोस्तों ABC को स्ट्रेंथन करना और उसे ग्लोबल GBAC से लिंक करना, ABC को स्ट्रेंथन करना, उसको इंटीग्रेट करना GABC से, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, बेनिफिट होगा ग्लोबल डिमांड से। इंडियन ABC वेल ऑर्गेनाइज नहीं है एक्सपोर्टर के लिए और लोकल फर्म्स नेसेसरी कैपेसिटी को लैक कर दी है। दोस्तों एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में इशूज़ क्या क्या हैं, जैसे अलग अलग लेवल पे इशूज़ हैं, जैसे फार्मर जो है लिमिटेड एक्सेस टू इनपुट, इनएडिक्वेट वेयर हाउस फैसिलिटी, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स को फेस करती है, मार्केट इंटरमीडिएटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी, अनऑर्गेनाइज ट्रेडिंग, प्राइस बिल्डअप को फेस करते हैं। लॉजिस्टिक इशू में दोस्तों रूरल कनेक्टिविटी, ऑप एंड ट्रक फॉर पेरिसेबल प्रोड्यूस, ये सभी को फेस करते हैं। गवर्नमेंट की क्या मेजर है एफिशिएंट वैल्यू चेन के लिए और बेटर रिटर्न के लिए? तो गवर्नमेंट फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है ताकि एफिशिएंट वैल्यू चेन को बिल्डअप कर सके। रिफॉर्म के अंदर दोस्तों एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड करना, फार्मर को अलाउ करना कि वो APMC मंडी के बाहर बेच सकें, एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। नाबार्ड एडवोकेट करती है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन फाइनेंसिंग मॉडल को। क्या क्या एक्शन लिया गया ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके, जैसे फाइनेंसिंग ग्रुप ऑफ वुमेन एंड फार्मर टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इंक्रीजिंग बैंकिंग आउटरीच, ये सभी दोस्तों कुछ ये लिए गए। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें क्या क्या मेजर्स है ताकि इफेक्टिवली सपोर्ट कर सके मल्टी एक्टिविटी फार्म्स को, तो कैश क्रेडिट टाइप ऑफ फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना मल्टी एक्टिविटी फार्म को, क्रेडिट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना पोस्ट हार्वेस्ट होल्डिंग ऑफ क्रॉप के लिए, फाइनेंसिंग मार्केटिंग, फाइनेंस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चरिंग सच एज वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड कूल चेन टू कनेक्ट प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर विद ब्रॉडर मार्केट। NMSA यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक मिशन है नेशनल एग्रीकल्चर प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का यानी NEP-CC का। इसका गोल है दोस्तों कि हम एड्रेस करें क्लाइमेट चेंज इशू को और ट्रांसफॉर्म करें इंडियन एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम में। इस मिशन का फोकस होता है एडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। तो की डायमेंशन है मिशन का जैसे रेनफीड एरिया डेवलपमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो सब्ज्यूम किया गया NMSA के अंदर वो है रेनफीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। यूनिट 6 की बात करें दोस्तों तो यूनिट 6 में दोस्तों सबसे पहले बताया जा रहा है कि प्लानर ने फोकस किया है रूरल एरिया पे और रूरल पीपल पे इंडिपेंडेंस से लेकर दोस्तों पॉलिसीज और प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट ऑफ द रूरल पीपल। NRLM होता है दोस्तों नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP के फॉर्म में, बाद में इसका नाम रख दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एम है कि हम सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइड करें रूरल पीपल हाउस होल्ड को। एक कमिटी था क्रेडिट रिलेटेड इशूज़ रिकमेंड किया कि हम लाइवलीहुड अप्रोच को अडॉप्ट करें रूरल पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए। SGSY को रिस्ट्रक्चर किया गया NRLM में 2010-11 में, जिसका फोकस था पॉवर्टी रिडक्शन में और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करना में। NRLM का एम है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करें, हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाएं, फाइनेंशियल सर्विस के एक्सेस को इंप्रूव करें रूरल पुअर हाउस होल्ड के लिए। नवंबर 2015 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM को इंप्लीमेंट किया गया मिशन मोड में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि सोशल प्रोटेक्शन फॉर वनरेबल रूरल पीपल, इनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी, रिजुविनेटिंग द नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ रूरल एरिया, ये सब इसका मेन एम था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोवाइड वेजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन टू द रूरल पीपल। स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, शॉर्ट में इसे NIES BUD कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में एंड कंसल्टेंसी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक फ्लैगशिप आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम है। इसका एम है कि हम मोबिलाइज करें इंडियन यूथ को स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। दोस्तों एक क्लस्टर ऑफ ज्योग्राफिकली कंटिग्यूअस विलेज विद पॉपुलेशन ऑफ 25,000 to 50,000 इन प्लेन एंड कोस्टल एरिया एंड 5,000 to 15,000 इन डेजर्ट, हिली और ट्राइबल एरिया, ये होता है अर्बन क्लस्टर। दोस्तों एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि प्रॉस्परस और बैकवर्ड एरियाज़ के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कर सकें। प्रोग्राम के अंदर DAP यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो DPAP का फोकस होता है वाटर रिसोर्सेज पे, सॉइल कंजर्वेशन पे, एफॉरेस्टेशन पे, लाइव स्टॉक और सब्सिडी ऑक्यूपेशन पे। HADP का एम होता है कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। DDP का फोकस होता है डाइवर्सिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल, ड्रॉट मिटिगेशन। दोस्तों कुछ नॉन कमर्शियल एनर्जी है जैसे फायरवुड, काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये रूरल एनर्जी कंजप्शन को डोमिनेट करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च किया गया 2015 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए। DDU-GY का फोकस था फीडर सेपरेशन, सब ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीटरिंग, और ये राउंड द क्लॉक पावर प्रोवाइड करता है रूरल हाउस होल्ड को। दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वनरेबल पीपल को भारत में, रूरल इंडिया में। ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इन्हांस करता है ड्यूरेबल एसेट के क्रिएशन के थ्रू। ये रिजुविनेट करता है नेचुरल रिसोर्स को रूरल एरिया में। ये एक ड्यूरेबल और प्रोडक्टिव रूरल एसेट बेस प्रोवाइड करता है। स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, तो मैंने आपको बताया था NIES BUD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये स्किल इन्हांस करना और नॉलेज बढ़ाना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेट करना फॉर्मल एजुकेशन में। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बनाया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यूथ को मोबिलाइज करता है स्किल ट्रेनिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। स्किल सर्टिफिकेशन और रिवार्ड प्रोवाइड करता है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र मॉडल स्किल सेंटर सेटअप करता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। इसका फोकस होता है क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। उड़ान स्कीम दोस्तों स्किल और जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों प्रधानमंत्री युवा योजना एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है अमॉन्ग यूथ। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन को प्रोवाइड करना, नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सभी मेन एम है। दोस्तों अर्बन क्लस्टर मैंने आपको पहले ही बताया है, और ये DPAP, SDAP और DPP भी मैंने आपको बताया है। दोस्तों रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को इंस्टीट्यूट किया गया 1995-1996 में, जिसका इनिशियल कॉर्पस था 2000 करोड़। ये फंड क्रिएट किया गया ताकि फाइनेंस कर सके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। जो एनुअल एलोकेशन फॉर RRDF को अनाउंस किया था यूनियन बजट में। दोस्तों एलिजिबल एक्टिविटी अंडर RRDF को क्लासीफाई किया था 3 कैटेगरी में, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सोशल सेक्टर, रूरल कनेक्टिविटी। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट हमारे रूरल रोड इरीगेशन, पावर वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है वो सभी इंक्लूडेड होते हैं। नाबार्ड ने रिलीज किया सैंक्शन अमाउंट ऑन रिइंबर्समेंट बेसिस। दोस्तों लोन जो अवेलेबल होता है RRDF के अंदर वो रिपे किया जाता है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 7 साल के अंदर। एक ग्रेस पीरियड होता है 2 साल का। दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट होता है डिपॉजिट पे और लोन पे फ्रॉम RRDF वो लिंक होता है प्रिवेलिंग बैंक रेट से। नाबार्ड एम्फसाइज करती है सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग ऑफ RRDF प्रोजेक्ट थ्रू फील्ड विजिट, डेस्क रिव्यू एंड पीरियोडिक रिटर्न। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया उसका एम था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और दोस्तों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। फिर दोस्तों RRDF के बारे में मैंने आपको बताया, ये फंड को इंस्टीट्यूट किया गया, कॉर्पस था 2000 करोड़ के द्वारा, और कमर्शियल बैंक डिपॉजिट रिप्लेस विद नाबार्ड। एनुअल एलोकेशन को अनाउंस किया था यूनियन बजट में। फिर दोस्तों लोन को रिपे किया जाता है इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इन 7 ईयर, और जो प्रोजेक्ट है वो मॉनिटर किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। हाई पावर कमिटी रिव्यू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एट द स्टेट लेवल। इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में। इसका एम था कि इकोनॉमिक सिस्टम को बिल्ड कर सके जो कि इंटीग्रेट कर इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइवेटाइजेशन एंड स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को बेस नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे। इसके अंदर रिड्यूसिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, रीडिफाइनिंग द प्रायोरिटी सेक्टर, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग वेर इंट्रोड्यूस्ड। पब्लिक सेक्टर बैंक वेर ग्रांटेड ऑटोनॉमी। इंपैक्ट और रिफॉर्म इन रूरल इकोनॉमी, तो जो क्रेडिट का फ्लो था एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में इफेक्ट हुआ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। पब्लिक सेक्टर बैंक स्ट्रगल किया कि वो प्राइवेट सेक्टर टारगेट को अचीव कर सके। दोस्तों क्रेडिट का फ्लो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ने जो कि 1991 से 1996 में लाया गया, इसने क्रेडिट के फ्लो को इफेक्ट किया एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर बैंक अपने प्राइवेट सेक्टर टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, जिस कारण से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में डिक्लाइन हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ा, लेकिन दोस्तों पब्लिक इन्वेस्टमेंट का शेयर घटा। ये डिक्लाइन का कारण था कि डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू करंट एक्सपेंडिचर। दोस्तों इनपुट सब्सिडीज़ जो हमारे एग्रीकल्चर सब्सिडीज है, इसमें लोअर प्राइस फॉर वाइटल इनपुट्स इसको प्रोवाइड किया गया फार्मर्स को। एग्रीकल्चर इस एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ा? इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर में रिलैक्सेशन आया, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट किया। मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट का इंट्रोडक्शन होना, लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज़ होना, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फैसिलिटी को इंप्रूव करना, ये सभी
भी हेल्प किया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ग्रोथ में। कुछ पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। जो कमेटी है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में, इसने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। मेजर्स लिए गए ताकि क्रेडिट डिलीवरी को इंप्रूव कर सकें। गवर्नमेंट ने फोकस किया कि फार्मर इनकम को डबल किया जाए 2022 तक। एम्फसाइज किया गया इनकम ग्रोथ फ्रॉम अलग अलग सोर्स जैसे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट सेविंग, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया, प्रोग्राम लॉन्च किया फार्मर के वेलफेयर के लिए, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम जो कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक मिनिमम फिक्स पेंशन ऑफ 3000 प्रोवाइड करता है एलिजिबल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को जैसे वो 60 साल का पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है सभी स्टेज ऑफ क्रॉप साइकिल के लिए इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क। इंक्रीज इन एमएसपी, द अप्रूव्ड इंक्रीज इन एमएसपी फॉर ऑल खरीफ एंड रबी क्रॉप टू एटलीस्ट 150% ऑफ द क्रॉप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द 2018-19 सीजन। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, तो एक फ्लैक्सिम स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि फार्मर को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल सके ताकि वो फर्टिलाइजर यूज को रेशलाइज कर सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव, ये इंक्रीज किया ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को यूज किया जाए ताकि वाटर यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, इसको लॉन्च किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए। ई-नैम इनिशिएटिव, इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया। हर मेग पर पेड़, यानी दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया एडिशनल इनकम जनरेशन के लिए। नेशनल बाम्बू मिशन को लॉन्च किया गया ताकि बाम्बू प्लांटेशन को प्रमोट कर सके नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड में। प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न संरक्षण अभियान, इसका एम था कि रेनोवेटिव प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए फार्मर्स के लिए उनके प्रोड्यूस और इनकम को प्रोड्यूट करने के लिए। बी कीपिंग अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, बी कीपिंग प्रमोट करना है ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़े, पॉलिनेशन और जनरेट और एडिशनल इनकम जनरेट करे फार्मर्स के लिए। क्रेडिट का फ्लो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कुछ एनुअल क्रेडिट फ्लो को टारगेट को रखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया गया रिस्ट्रक्चर अमाउंट पे और फार्मर को इंकरेज किया गया कि वो अपने प्रोड्यूस को स्टोर करे वेयर हाउस में अगेंस्ट नेगोशिएबल रिसिप्ट। किसान क्रेडिट कार्ड एक्सपेंशन, किसान क्रेडिट फैसिलिटी केसी की फैसिलिटी को एक्सटेंड किया गया फार्मर को जो कि एनिमल हस्बेंड्री को प्रैक्टिस करते हैं। मार्केट रिफॉर्म, बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म इंप्लीमेंट किया गया जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केट का एस्टेब्लिशमेंट, एग्रीकल्चर एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी का फ्रेमिंग और फार्मर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का पासिंग होना। कॉर्पस फंड एलोकेट किया फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज सच एज माइक्रो इरीगेशन, एग्री मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों मैकेनाइजेशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इसका फोकस था कि हम फार्म मशीनरी को इस्टेब्लिश करें, फार्म मशीनरी बैंक को इस्टेब्लिश करें और हाई टेक मशीनरी हब को इस्टेब्लिश करें ताकि मशीनाइजेशन को प्रमोट कर सकें। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, इसको लॉन्च किया गया ताकि कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड कर सके एफपीसी को यानी फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज को एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। एनएएम दोस्तों इंप्लीमेंट किया गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल ई-नैम अक्रॉस रेगुलेटेड होलसेल मार्केट। दोस्तों यूनिट 7 को रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले कम्युनिटी अप्रोच स्टार्ट हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से 1952 में। इसका एम था टोटल डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, प्रमोट किया सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस को। कुछ इसके अंदर दोस्तों कुछ प्रोग्राम लाए गए जैसे IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, HYDP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1960 में ताकि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। टारगेट ग्रुप अप्रोच के अंदर दोस्तों फार्मर स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी SFDA, मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर MFAL, ये सभी एजेंसीज को लाया गया 1970 में ताकि स्मॉल फार्मर की इनकम को बढ़ा सके, मार्जिनल फार्मर की इनकम को बढ़ा सके। दोस्तों फिर हमारा उसके बाद इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जैसे कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और जवाहर रोजगार योजना। दोस्तों एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो कुछ एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम को लाया गया जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम TADP। वेलफेयर अप्रोच के अंदर दोस्तों वेलफेयर प्रोग्राम लाया गया जैसे मिनिमम नीड प्रोग्राम, फिर अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ताकि बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर सके रूरल पीपल को। फिर दोस्तों इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRDP में के अंदर पॉजिटिव फीचर को कंबाइन किया गया अर्लियर अप्रोच का और इसका एम था कि हम बैलेंस को अचीव कर सके ग्रोथ, प्रॉपर्टी रिन्यूअल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दोस्तों कंपोनेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन में बढ़ना, इनकम में बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, ये सभी दोस्तों पॉजिटिव अप्रोच है। सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का एम है कि हम प्रेजेंट की नीड को मीट कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। लैंड और वाटर मिसमैनेजमेंट जैसे इरोजन या लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, ये मेजर थ्रेट अप्रोच करता है रूरल एरिया के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये टैकल करता है पॉल्यूशन प्रॉब्लम को। टेक्निकल सेल को इस्टेब्लिश किया गया सोशल इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट में ताकि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को इंश्योर कर सकें। इकोलॉजिकल रेगुलेशन प्रोग्राम का एम है कि हम डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकें। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है, सॉइल हेल्थ को प्रमोट करता है जुडिशियल यूज ऑफ फर्टिलाइजर के माध्यम से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एम है कि हम इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करें, वाटर यूज एफिशिएंसी को इन्हांस करें। परंपरागत कृषि विकास योजना का भी प्रमोट करता है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ताकि प्राइस डिस्कवरी को इंप्रूव कर सकें, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव कर सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि इशूज़ क्या क्या है रूरल डेवलपमेंट का, जैसे बैकवर्डनेस,
फिर लोअर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इनसफिशिएंट इरिगेशन कवरेज, सॉइल डिग्रेडेशन, लोअर प्रोडक्टिविटी, अंडर डेवलप्ड रूरल फार्म नॉन सेक्टर। सो ये सभी दोस्तों हमारे कुछ इशूज़ हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मैसिव पॉवर्टी, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया, ये जितने भी इशूज़ हैं सारे के सारे यहाँ लिखे गए हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है हमारा कि रूरल अर्बन लिंकेज, रूरल एरिया सप्लाई रॉ मटेरियल एंड लेबर टू इंडस्ट्रीज, रूरल एरिया कंज्यूम इन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मेजर फॉर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेस थ्रू डोमेस्टिक सेविंग ऑफ फॉरेन एंड नीड फॉर इंप्रूव कैपिटल फॉर्मेशन रूरल एरिया, the importance of technology improvement for economic development, natural resource का development, utilization and development of natural resource, focus on improving land quality, enhancing the quality and skill of the rural labor force, strengthening entrepreneurial ability and healthcare effort। तो दोस्तों फिर बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट नीड को मीट करे विदाउट फ्यूचर कंप्रोमाइजिंग, डिसेंट्रलाइज पावर सिस्टम एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फैसिलिटेट रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर असेंबलिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रूरल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि प्राइमरी प्रोड्यूसन के लिए बेनिफिशियल होता है, रूरल प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी होता है। फिर दोस्तों मार्केटिंग सिस्टम में विलेज मार्केट, स्मॉल लोकल डीलर परचेज प्रोडक्ट फॉर फार्मर, लोकल मनी लैंडर्स में कंबाइन लैंडिंग एंड एडवांस सेल, सम फार्मर सेल प्रोडक्ट टू लोकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल यूनिट। आरपीएम होता है रूरल प्राइमरी मार्केट, दोस्तों पीरियडिकल मार्केट रूरल एरिया में फॉर फार्मर टू सेल प्रोड्यूस, मेजोरिटी ऑन एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडस्ट्री, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। रेगुलेटेड मार्केट के अंदर दोस्तों एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है। डिफिशिएंसीज इन एग्रीकल्चर मार्केट में एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिडिल मैन, वाइड प्राइस स्पीड, डिस्ट्रेस सेल, इनएडिक्वेट स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, माल प्रैक्टिसेस, नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होते हैं विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाता है जनरल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, ये स्टैब्लिश किया गया नेशनल लेवल पे। इसका जुडिशन होता है ओवर इंटायर कंट्री। इसका एम है कि फार्मर मार्केटिंग प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। दोस्तों ऑर्गेनाइज रेगुलेटेड मार्केट की बात करें तो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट को एस्टैब्लिश किया है, मार्केट कमेटी फॉर्म किया गया ताकि इन सही मार्केट को मैनेज कर सकें। इसका फंक्शन है चार्ज फिक्स करना, स्टैंडर्ड वेटिंग प्रोवाइड करना, फिर मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एपीएमसी एक्ट स्टेट लॉ है जो कि रेगुलेट करता है एग्रीकल्चर मार्केट को। फार्मर को प्रोडक्ट बेचना होता है स्टेट ऑन मंडीज में। इशूज़ है जैसे मार्केट फीस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज। दोस्तों मॉडल एपीएमसी एक्ट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया एक मॉडल है 2003 में। ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट के लिए, सिंगल मार्केट फी एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ मार्केट लाइसेंस। ये नाम दोस्तों लॉन्च किया गया 2016 में। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेटफॉर्म है जो कि एसएफपीसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। फार्मर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट के द्वारा। ये लिंक है 1000 एपीएमसी के द्वारा 18 स्टेट में। दोस्तों फार्मर मार्केट स्टैब्लिश किया गया ताकि प्रमोट कर सके डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कंज्यूमर। एग्जाम्पल है अपनी मंडी, रायतू बाजार, उजवार संथाई, फिर दोस्तों शेतकारी बाजार। फिर दोस्तों अमेंडमेंट लाया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी। रिसेंट डेवलपमेंट एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट को अलाउ किया गया। फिर दोस्तों ई ट्रेडिंग की बात करें तो वर्चुअल मार्केट है ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपनी अर्ली स्टेज में हो। बहुत सारे कैटेगरीज है जैसे फ्यूचर एक्सचेंज, स्पॉट एक्सचेंज, वेयर हाउस रिसीव सिस्टम। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि प्रिस्क्राइब करे ग्रेड स्टैंडर्ड को। जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इससे प्रिपेयर किया ग्रेड स्टैंडर्ड फॉर वेरियस एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। स्टैंडर्ड वेट एक्ट एंड एडॉप्शन ऑफ द मार्केटिंग मैट्रिक सिस्टम, इसने फैसिलिटेट किया यूनिफॉर्मिटी को। एडुकेट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ताकि मिनिमाइज कर सके लॉसेस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। लॉसेस किस कारण से होते हैं? एडवर्स वेदर कंडीशन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण। दोस्तों इन तीन एस्पेक्ट का जो इंटीग्रेशन ये क्रूशियल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के लिए। वेयर हाउस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट यानी NWR, ताकि फार्मर को इनेबल कर सके कि वो लोन ले सके अगेंस्ट NWR और डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड कर सके। भारत एक सिग्निफिकेंट एग्री एक्सपोर्टर है, की मार्केट है USA, चाइना, बांग्लादेश, UAE एंड अदर। GATT दोस्तों इंडिया ने GATT एग्रीमेंट को साइन किया और इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, शॉर्ट में ट्रिप्स कहा जाता है, ऑन ऑनरशिप ऑफ जेनेटिक रिसोर्स आर डिस्कस्ड। दोस्तों चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव बैंकिंग, वैल्यू एडिशन। So this was our complete quick revision portion of unit number of module A. Hopefully you like the lesson. दोस्तों यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। यदि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करें कि यस वी वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस फॉर अदर मॉड्यूल्स ऑल्सो। तो मैं आपको दूसरे मॉड्यूल्स का भी क्विक रिविजन प्रोवाइड करूँगा। तो यदि आपको किसी रूरल बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, PDF वीडियोज़, मॉक टेस्ट, क्विक रिविजन सेशन, प्लीज़ व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। CIB से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। धन्यवाद।